नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख है 13 मई 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज द हिंदू के दो बड़े एडिटोरियल देखेंगे। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर रहेगा। नॉर्मली अभी देखा जाए तो ऐसा रहता है, शादी के जो रीति रिवाज हैं, बहुत सारी जो प्रथाएं चलती थी, जो बहुत सारी जो चीजें दिखावटी चीजें ढकोसले, उसको सिंपलिस्टिक किया जा रहा है, उनको आसान बनाया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि यदि आपने हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से यदि शादी नहीं किया है तो आपकी शादी कोई शादी ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने शादी नहीं की है, आपका रजिस्ट्रेशन कोई काम का नहीं रह गया। अब यहां पर हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो रिचुअल्स हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है पंडित की, क्या जरूरत है पंडित के बिना शादी नहीं हो सकती क्या? आपको हार पहनाना है, अंगूठी पहनाना है और शादी हो जाएगी। कुछ हाई कोर्ट का भी डिसीजन अच्छा खासा आया, लेकिन इस बार का जो विवाद से भरा डिसीजन आया इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो पहला जो आर्टिकल है हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, एंड सेकंड वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो इंडिया EFTA एंड FTA एग्रीमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हमारी बातचीत होती है तो हम दो चीज़ों को देखते हैं। पहला हम बोलते हैं कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड होना चाहिए, और वहीं पर हम ये ध्यान दे देते हैं कि ट्रेड के साथ ही साथ में इन्वेस्ट भी आए। चाइना के साथ में हमारा ट्रेड चल रहा है तो चाइना, हम ये भी सोचते हैं कि चाइना हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड दोनों को पहले एक साथ में देखा जाता था। आज के समय में ऐसा हो गया है कि ट्रेड की बातचीत अलग रहेगी और इन्वेस्टमेंट को एकदम अलग करके आज के समय में देखा जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये कितना सही रहने वाला है, कितना फायदा होने वाला है इससे, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करी जाती है। तो EFTA और FTA जो एग्रीमेंट होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और पहले एडिटोरियल को हम डिस्कस करते हैं जो कि EFTA एंड FTA से रिलेटेड है। यदि हम बात करें EFTA की, यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, एक संस्था है। इसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत हुई थी, एंड आइसलैंड, लिंकस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड चारों सदस्य देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साथ ही साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ये चारों देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं हैं, उसके हिस्सा नहीं हैं, लेकिन भारत, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना के बाद EFTA का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। जैसे कि 2022-23 में देखा जाए, भारत और EFTA के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड रहा था वो 18.65 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। देखिए, ये जो एडिटोरियल है इसमें आपको 250 शब्दों में जो आंसर राइटिंग करना है, निबंध लिखना है, समरी जो लिखना है, उसकी जो लाइनें इस प्रकार से रहने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया को क्या चीज़ की ज़रूरत है? इंडिया को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है अपने इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉस के लिए। तो हमें एकदम क्लियर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉस है वो बेहतर हो पाएगा। इसके ऊपर अपन को 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है।
हाल फिलहाल में देखा जाए, अभी देखिए इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है और इसीलिए अभी ट्रेड से रिलेटेड यदि कोई बातचीत पहले चल रही थी तो वो बातचीत अभी रुक गई है। इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए के नेगोशिएशंस हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपीय यूनियन के साथ में, अभी कुछ समय के लिए होल्ड पे रख दिए गए हैं। इंडिया मैनेज टू क्लिंच ए डील इन मार्च विथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंप्राइजिंग आइलैंड, लिंकेस्टाइन, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। मार्च के महीने की यहाँ पर बातचीत करी जा रही है कि देखिए अभी हाल फिलहाल में वार्ता चालू हो रही है। कौन कौन से देश आ जाते हैं इसमें ईएफटीए के अंतर्गत? आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड आ जाते हैं। अब यदि हम एफटीए की बात करें, ठीक है, एफटीए की बात करें इंडिया और ईएफटीए के बीच में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट हैं विश्वजीत ढार, उन्होंने कहा है कि इंडिया एग्री हो गया है, कुछ कुछ इशू को इंक्लूड करेगा जैसे कि इन्वायरमेंट को, लेबर, ठीक है, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि अपने एग्रीमेंट में भारत शामिल करेगा, विच इट हैज़ ट्रेडिशनली अपोज्ड इनकॉर्पोरेटिंग इन ट्रेड एग्रीमेंट। ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंडिया इन सब चीज़ों को एग्रीमेंट से अलग कर देता है, ठीक है, उसका विरोध करता है, लेकिन इस बार दो चीज़ें शामिल होने वाली हैं, इन्वायरमेंट एंड लेबर। और ये हो सकता है कि लेबर के लिए कुछ विशेष नियम कानून आ जाएं, उनके हित में कुछ चीज़ें हो सकें। अब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से बात करते हैं, ठीक है, कि और किसके साथ में हम लोग इस प्रकार के एग्रीमेंट किए हैं और उन एग्रीमेंट में क्या कमियां देखने को मिली थी। तो इंडिया ने हाल फिलहाल में कुछ जो देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड मॉरिशस, इनके साथ में एफटीए एग्रीमेंट किया है। लेकिन इंडिया और ईएफटीए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट चैप्टर में डिटेल से बताया गया है, विच इज़ मिसिंग इन द अदर रिसेंट इंडियन एफटीए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी क्लियर बातें हैं, जबकि अदर कंट्री के साथ में हम जो एफटीए किए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो चैप्टर है वो फोकस करता है इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन इशू को, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं इसके ऊपर भी यहाँ पर बातचीत करी जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के कोई बात नहीं करी जाती है। एंड बोला जा रहा है कि ये सब एग्रीमेंट का उद्देश्य रखा गया है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, मतलब एफडीआई को कितना बिलियन करने वाले हैं? $50 बिलियन करेंगे आने वाले 10 साल में ऑफ द एफटीए कमिंग इनटू फोर्स। जैसे ही ईएफटीए और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो टारगेट रखा है कि $50 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए, एफडीआई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंडिया में। एक और चीज़ है कि $50 बिलियन, ठीक है, आने वाले सक्सीडिंग 5 ईयर में हम ये चीज़ हासिल करेंगे। अब आर्टिकल यदि 7.13 बी की बात करें, इन्वेस्टमेंट चैप्टर, यहाँ पर बताया गया है ये जो ईएफटीए है, स्टेट शैल एम टू फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ 1 मिलियन जॉब। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि भाई कम से कम 1 मिलियन जॉब जनरेट होना चाहिए इंडिया में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ऑब्लिगेशन ऑफ कंडक्ट की यदि हम बात करें, देखिए इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ कंडक्ट के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, आपको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। ये जो चीज़ रही है ये बिल्कुल अलग है ऑब्लिगेशन ऑफ रिजल्ट से,
मतलब सरकार रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहती है। EFTA के अंतर्गत जो कंट्रीज़ आते हैं आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू मेक एन ऑनेस्ट इफोर्ट टू इन्वेस्ट $100 बिलियन। उनको एप्लीकेशन दिया गया है कि भाई आप कम से भी कम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करोगे एंड जनरेट करोगे 1 मिलियन जॉब इंडिया में। इस प्रकार से उनको ऑब्लिगेशन दिया गया है। लेकिन इसने एक प्रकार से टेम्पलेट खड़ा कर दिया है हमारे सामने आने वाली कुछ नेगोशिएशंस यदि हम करना चाहते हैं UK, EU एंड अदर कंट्रीज़ के साथ में, तो इसी प्रकार से हम आगे बातचीत करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात करी जाती है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या लिंकेज है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। इन ए वर्ल्ड where the production process is scattered along global supply value chain, a function of trade and investment. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ही हम देख रहे हैं कि भाई किसी चीज़ का प्रोडक्शन कहीं होता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ऐसा अलग अलग फैला हुआ है। FTA के अंतर्गत रूटीनली बाइंडिंग रूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ये जो बाइंडिंग रहते हैं वो दोनों के ऊपर रहते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन इंडिया का जो FTA जो साइन किया गया था पहले दशक में इस सेंचुरी में जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर इनके साथ में, तो ये इसी इकोनॉमिक लॉजिक के अंतर्गत किया गया था। तीसरे नंबर की बात यह है, ये जो बाइंडिंग ट्रेड रूल्स रहते हैं they all contain an investment chapter with provisions for protecting investment। ज़्यादातर ये जो बाइंडिंग रूल्स हम देखे हैं इनमें एक चीज़ का प्रावधान किया गया है, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने का प्रोविज़न किया गया है। लेकिन हम इंडिया की बात करें, इंडिया डिपार्टेड फ्रॉम दिस मॉडल एज पार्ट ऑफ इट्स FTA 2.0 अप्रोच। अब पहले की अप्रोच ऐसी थी कि इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना पहले बाइंडिंग था। आज के समय में ऐसा हो गया है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ी ढील ढाल दे दी जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे, अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। अभी जो FTA 2.0 की अप्रोच आई है इंडिया की, वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर बोला जाता है इंडिया ने अपने आप को अलग कर दिया है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के साथ में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ के साथ, दोनों चीज़ों को अलग अलग अब कर लिया है। अब वहीं यदि हम देखें, इसने जो FTA किया है ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एंड UAE के साथ में, जिसमें बाइंडिंग ट्रेड हमको देखने को मिले हैं बट नॉट इन्वेस्टमेंट रूल्स, ठीक है। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इसमें बाइंडिंग ट्रेड तो हमको देखने को मिला है लेकिन इन्वेस्टमेंट रूल्स बाइंडिंग नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट रूल्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं। आगे बात करी जाती है सेपरेट एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो अलग अलग एग्रीमेंट अब हमको देखने को मिल रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आज के समय में ऐसा हो गया है, इंडिया की अप्रोच हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई अब इंडिया सेपरेट एग्रीमेंट लेकर के आ रहा है। काय के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के लिए हम अलग लाएंगे, ठीक है, और ट्रेड के लिए अलग लाएंगे। एक ही कंट्री के साथ में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सेम कंट्री के साथ में ट्रेड की बात हम अलग करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बात अलग करेंगे, ऐसा आजकल देखने को मिल रहा है। ये जो ज़्यादातर चीज़ हम देख रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के मामले में हमको देखने को मिल रहा है। हमने FTA साइन किया था UAE के साथ में सन 2022 में, तो नई दिल्ली और आबू धाबी ने एंटर किया था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में, यदि हम देखें, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। तो ठीक इसी प्रकार से सिमिलर जो चीज़ है हम देखते हैं UK के साथ में, जहाँ पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट जो हैं, ठीक है, आर सीमिंगली नेगोशिएटेड एज टू डिस्परेट ट्रीटीज़, जहाँ पर दो अलग अलग
अलग अलग ट्रीटीज़ के रूप में हमको दिखाई दे रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट की ट्रीटी अलग हो गई, ट्रेड की ट्रीटी अलग हो गई। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिया EFTA का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट चैप्टर ट्रेड एग्रीमेंट के भीतर में ही, ठीक है, ये इसका काफ़ी महत्व बताता है। अब 2.0 से हम आगे बढ़ गए हैं, 3.0 की तरफ में आ चुके हैं। अब ये 3.0 जो है क्या है, ठीक है, और इससे कितना सारा फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ये वन ऑफ कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी के रूप में जानी जा रही है। पहले नंबर की बात यह है, यदि हम FTA 3.0 की तरफ में बढ़ रहे हैं तो हमको नेगोशिएट करना पड़ेगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को एज ए पार्ट ऑफ वन कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, एक ही कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी के अंतर्गत, लेकिन आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उस चक्कर में दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब हम क्या काम करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। इससे इंडिया को एक क्लियर नेगोशिएशन मिल जाता है, लीवरेज मिल जाता है, हम इसके बेनिफिशियल फ़ायदे उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ये कह सकता है कि इसको ज़रूरत है और भी ज़्यादा कंसेशंस की ट्रेड में, इन रिटर्न फॉर ऑफरिंग समथिंग ऑन इन्वेस्टमेंट और वाइस वर्सा। आप ये कह सकते हो कि भाई ट्रेड में ऐसा से ऐसा करिए, ठीक है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में ऐसा से ऐसा हम कर सकते हैं। इस प्रकार से नेगोशिएशंस के लिए भी रास्ता खुल जाता है। सेकेंड नंबर की बात जो करी जाती है वो है इंडिया शुड कंसीडर एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट इश्यूज। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी आज के समय में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, इस मामले की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें ये बोला जाता है, यदि आपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो 7 प्रथाएं होती हैं, 7 जो रीति रिवाज होते हैं, मतलब कन्यादान और सप्तपदी 7 वचन हिंदू विवाह को जो कि पवित्र बनाते हैं, इसके हिसाब से यदि आपने शादी नहीं किया है तो आपकी शादी वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब ये है, आपको यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल भी गया है ना तो वो कोई काम का नहीं है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। जो भी वैवाहिक समारोह होते हैं उसके बिना यदि कोई संस्था प्रमाण पत्र जारी कर रही है तो वो प्रमाण पत्र किसी काम का ही नहीं है, फर्जी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। लेकिन अब एक तरफ तो आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि शादी की जो इतनी सारी रीति रिवाज ढकोसले हैं, पुरानी रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं, उनको कम कर करके आज के समय में शॉर्टकट शादियां अपनाने का चलन चल रहा है। बहुत सारे राज्य सरकारें इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट ने भी इसके मामले में जजमेंट दिए हैं। तो उनका क्या होगा फिर? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि आपको पुराने रीति रिवाज का पालन करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी शादी वैलिड रहेगी। तो ये जो केस रहा था ये था डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। इन्होंने क्या काम किया था, 7 मार्च 2021 को शादी करी थी, ठीक है, और इनका कहना है कि 7 जुलाई 2021 को उनका विवाह संपन्न हुआ था। अब इन्होंने सर्टिफिकेट इनको मिल गया है, शादी का सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन हिंदू पद्धति और रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए विवाह 25 अक्टूबर 2022 को निर्धारित किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये लोग न्यायालय गए काय के लिए, अब दोनों के बीच में जम नहीं रहा है, ठीक है, जो दोनों तलाक चाहते हैं।
अब कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 7 जुलाई 2021 को उनका विवाह कानून की दृष्टि में वैलिड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना, वो कोई काम का ही नहीं। उसकी सहायता से यदि आप कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो आप कभी नहीं उठा पाएंगे। एंड पक्षकारों ने ये भी स्वीकार किया था कि मैरिज किसी भी वैवाहिक रस्म, संस्कार, रीति रिवाज के हिसाब से नहीं किया गया था, और मतलब उनको कहीं पर लग रहा था, सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। अभी नॉर्मली देखा जाए हमारे यहाँ पर जो है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादियाँ कराई जाती हैं। हमारे हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट चलता है, वो भी कब का, 1954-55 का कानून हमारे यहाँ पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आपको सप्तपदी विवाह रीति रिवाज करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी शादी वैलिड रहेगी, क्योंकि आपने सप्तपदी सेरेमनी का परफॉर्मेंस नहीं किया था, इसलिए जो हिंदू मैरिज है 2 कपल के बीच में, पीपल के बीच में, हम उसको वैलिड नहीं कह सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तमिलनाडु में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसने इंट्रोड्यूस किया था सुया मर्यादाई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज थ्रू सेक्शन 7A। केस की स्टोरी यहाँ पर पूरी बताई जाती है, तो केस की स्टोरी अपने को यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो इन्होंने शादी किया, शादी के बाद इन्होंने हिंदू जो रीति रिवाज है उसको फॉलो नहीं किया था। ठीक है, इसलिए अब इनको जो सर्टिफिकेट मिला वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब ये लोग क्या करेंगे यदि उनको कहीं सर्टिफिकेट लग रहा है तो दोनों ही पार्टी ने फिर क्या बोला था कि हम जो है सेक्शन 142 के अंतर्गत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डिक्लेरेशन ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ देयर मैरिज। अभी हाल फिलहाल में सेक्शन 142 के अंतर्गत जो सुनवाई चल रही थी ना, उसमें यही बोला जा रहा है कि इनकी जो मैरिज है उसको हम इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तलाक की ज़रूरत इनको क्यों पड़ी थी वो आप देख लीजिए, क्योंकि शादी तो किए ज़रूर थे लेकिन दोनों पार्टी में अब बात नहीं बन रही थी, इसलिए दोनों ने सोचा कि अब हम सहमति से क्या काम करते हैं, तलाक लेते हैं, और इस तलाक की जो अर्जी है उन्होंने लगा दिया। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं। सेक्शन 7(1) के अंतर्गत क्या क्या बोला गया है। जो सेक्शन नंबर 7(1) है, इसमें बोला गया है कि जो हिंदू मैरिज कैसे करके सोलेमनाइज्ड होती है, वो होती है कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टीज। ठीक है, जो रिचुअल्स हैं, जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनका जो समारोह होता है उसके हिसाब से ही जो है हिंदू मैरिज संपन्न करी जाती है। इसके लिए सप्तपदी व्यवस्था अपनाई गई है हिंदुओं के लिए, लेकिन इसका यूनिवर्सल तरीके से सभी डोमिनेशन में हमको देखने को नहीं मिलता है। वहीं यदि हम सेक्शन 7(2) की बात करें, इसके सेकंड पार्ट की बात करें, तो इसमें भी वही बोला जाता है, जो राइट्स हैं, सेरेमनीज हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है सप्तपदी को। मतलब इसमें 7 स्टेप उठाए जाते हैं शादी के लिए। इसके बाद इनकी जो शादी है वो कंप्लीट हो जाती है एंड बाइंडिंग हो जाती है व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। 7 सप्तपद जैसे ही खत्म हुए इनकी शादी संपन्न हो गई है। अब वही यदि हम बात करें कानून कितना सही है, एंड कुछ जो स्टेट हैं वो लोग इस मामले में प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु ने पास किया था एक अमेंडमेंट 1967 में। इसमें मैरिज की जो सेरेमनीज हैं उनको सरल बनाया जा रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय की यदि हम बात करें, एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी 2001 का ये कानून था। इसमें यही बोला जाता है कि ये जो प्रोविज़न है किस बात पर जोर दे रहा है। प्रेजेंस ऑफ ए प्राइस्ट इज़ नॉट नेसेसरी। पंडित की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
वैलिड मैरिज के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित को लाएंगे, पंडित ही सब कुछ करा के देगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टीज कैन इंटर इनटू ए मैरिज इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड्स। कोई ज़रूर नहीं कि पंडित ही होगा, ठीक है, फ्रेंड्स है, अदर पर्सन है, उनके पेरेंट्स हैं, ये इन लोगों की उपस्थिति में आपकी शादी का आयोजन हो सकता है। एंड दोनों तरफ की जो शादी है वो डिक्लेयर करी जाएगी इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द पार्टीज दैट ईच टेक्स द अदर टू बी हिज वाइफ और हर हस्बैंड। मैरिज जो डिक्लेयर करी जा रही है वो अंडरस्टेबल लैंग्वेज में होना चाहिए कि भाई मैरिज का आप अर्थ समझ लीजिए। अब सिंपली एकदम शादी आपकी जो संपन्न होगी एकदम सिंपल होगी, आप अंगूठी पहना दीजिए, माला पहना दीजिए, शादी हो गई है। ऐसा बहुत ज़्यादा आपको ढकोसले करने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला था। कुछ इसी प्रकार के जजमेंट का यहाँ पर नाम दिया जाता है, जैसे कि इलावर्सन वर्सेस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर 2023 का ही ये केस रहा था। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली इसको हम इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जोड़ करके देख सकते हैं। देखिए, भारत सरकार कंटिन्यू जो चाइना के साथ में लगी हुई बॉर्डर है ना, उसको और भी ज़्यादा सिक्योर करना चाहती है, जैसे कि नए गांव बसाना, गांव को टूरिज्म के हिसाब से डेवलपमेंट करना, नई नई सड़कें बनाना, पुल बनाना, ताकि यहाँ पर हमारी मिलिट्री की आवाजाही आसानी से हो सके, हम आसानी से हथियारों को ले जा सकते हैं बॉर्डर तक। एंड इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारी ज़मीन के ऊपर हमारा कब्जा हो जाता है। देखिए, हाल फिलहाल में सरकार जो है काफ़ी बड़ा स्पेंड करने वाली है चाइना के साथ लगी जो बॉर्डर है वहाँ पर 2 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा करने वाला है इंडिया। होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया है 113 रोड बनाई जानी है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ताकि इम्प्रूव कर सकें हम कनेक्टिविटी इस प्रकार के बॉर्डर वाले एरियाज़ में। तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है और पैसा भी इसमें बहुत लगेगा। तो 2 करोड़ रुपया ईच किलोमीटर के हिसाब से सरकार पैसा खर्चा करेगी, ताकि चाइना के साथ में हम क्या कर सकें, चाइना के साथ में हम सड़क का निर्माण कर सकें। और ये राज्य कौन कौन से होने वाले हैं जहाँ पर चाइना के साथ बॉर्डर, जैसे उत्तराखंड है, सिक्किम है। और ये काम हम करने वाले हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। पहले 5 महीने के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसने सैंक्शन किया है 113 रोड को वीवीपी प्रोग्राम के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में यहाँ पर ये सड़कें बनने वाली हैं। इससे चाइना बॉर्डर के साथ में हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बल्कि अब यदि हम देखें 105 जो रोड रहेंगी उनको सैंक्शन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, 5 रोड बनने वाली हैं उत्तराखंड में एंड 3 रोड बनने वाली हैं सिक्किम में। तो चाइना जो इतना ज़्यादा दावा करता है, सबसे ज़्यादा सड़क सरकार कहाँ बना रही है, 105 सड़क बना रही है चाइना के साथ में। जो चाइना दावा करता है, नाम चेंज कर देता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में ही सरकार का कहना है कि हम सबसे ज़्यादा यहीं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं। कम से 168 विलेज ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ में लगे हुए हैं। यहाँ पर ना कोई रोड है और ना ही किसी प्रकार की कनेक्टिविटी है। मिनिस्ट्री ने जो लेटर सैंक्शन किया है इसमें बोला जा रहा है कि 43 किलोमीटर की जो रोड है अभी बिल्ड करी जाएगी। 119 करोड़ रुपया खर्च करेंगे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। मतलब प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से हम 2.7 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। एंड बोला जा रहा है एक बार यदि हम इसका निर्माण कर देंगे तो इस एसेट का इस्तेमाल, इसको मेंटेन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं यदि हम सिक्किम की बात करें तो लगभग 18.7 किलोमीटर जो रोड है,
18.7 किलोमीटर की रोड एंड 350 मीटर के स्टील ब्रिजेस ये भी सैंक्शन करे गए हैं वीवीवी प्रोग्राम के अंतर्गत, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चुंगथांग और मंगन ब्लॉक के अंतर्गत नॉर्थ सिक्किम में। पैसा है लगेगा इसमें कितना, 96 करोड़ रुपया। यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर की रोड बनाने में लगेगा। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप मॉनिटर करेंगे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से। तो इस प्रकार से उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि भाई आप काम काज की एकदम निगरानी करते रखिए जीपीएस सिस्टम के माध्यम से। वहीं यदि हम देखें केंद्र सरकार की बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था वीवीवी प्रोग्राम को, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को फरवरी 15, 2023 को, ताकि 2996 विलेज को कवर किया जा सके। इसमें 46 बॉर्डर ब्लॉक पड़ते हैं 19 डिस्ट्रिक्ट के, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख के। एंड बोला जा रहा है इनका जो ऑब्जेक्टिव रहा है इसका सीधा है कि भाई माइग्रेशन को हमें रोकना है। आप जहां रहते हैं वहीं रहिए, आपको रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना था। तब जाकर के वीवीपी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। लगभग देखा जाए ना, जो 68% टोटल विलेज का जो 68% है उसको कवर करेंगे हम फर्स्ट फेज ऑफ वीवीपी प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। वहीं यदि हम नंबर ऑफ़ विलेजेस की बात करें जिसको फ़ायदा मिलने वाला है वो है लद्दाख के 35 हैं, हिमाचल के हैं 75 विलेज, 46 विलेज हैं सिक्किम के एंड 51 विलेज हो जाते हैं उत्तराखंड के। इतने सारे विलेज जो है आइडेंटिफाई करे गए हैं कि इनको सबसे पहले हम फ़ायदा देने वाले हैं रोड का। वहीं बजट की बात करें तो वीवीपी प्रोग्राम के अंतर्गत 4800 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया गया था 2023-24, 24-25 एंड 25-26 के लिए। मोर देन हाफ, दैट इज़ अबाउट 2500 करोड़ इज़ टू बी स्पेंट ऑन रोड कंस्ट्रक्शन। 2500 करोड़ तो हम ऑन रोड कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे। दोस्तों आगे हम चर्चा करने वाले हैं कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में। नाम से ही जैसे कि क्लियर हो गया और पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर के अंतर्गत पुलिस क्या काम करती है। जैसे कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस यदि समझाऊं, मैं 8वीं 9वीं अपने मामा के यहाँ रह के पढ़ाई किया था। 9वीं और 10वीं 2 साल। वहाँ पर मेरा ही एक दोस्त था। अब मेरे दोस्त ने क्या काम किया था, उड़ीसा की एक लड़की को भगा के लेके आया उसके, लेकिन शादी करूँगा करके। अब उसके घर वाले उसको मना कर दिए, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि वो अदर कास्ट वाली थी, वो दूसरे स्टेट की भी थी। अब उसके साथ में, मतलब मैं अपने दोस्त का नाम यदि बताऊं, देखिए धनीराम झारिया नाम है उसका। तो धनीराम ने लड़की को भगा के लेके आया था। अब उसके मम्मी पापा मना कर दिए, नहीं हम नहीं रखेंगे। अब बेचारा उस समय में ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, 9वीं 10वीं की तो बात है। 10वीं वो पढ़ाई कर रहा है, कंप्लीट उसका हो गया था। फिर वो चला गया था बाहर कमाने के लिए, उसी टाइम की ये बात है। अब उसके साथ में धनीराम के साथ में जो दोस्त था वो कहता है तैयार हो गया वो। अब लड़की बेचारी क्या करेगी, उधर माँ बाप से भी परेशान है और इधर ये भी नहीं रख रहा है। अब उसका जो दोस्त धनीराम का दोस्त, उन्होंने बोल दिया चल ठीक है मैं रख लूँगा। अब वो लड़की वहाँ पर रहने लगी। अब लड़की चूँकि अच्छी थी, स्मार्ट थी, सुंदर थी, तो अब उस घर में उसके दोस्त ने उसको रख लिया है, शादी कर लिया है। अब वहाँ पर एक और लड़के का, अच्छी ऊंची जाति का था, बड़े आदमी थे वो लोग, उनके घर में आना जाना होता है उसका। अब कभी घर में कोई रहता है, कभी नहीं रहता है। अब वो आके यहाँ पर बैठा रहेगा, चाहे जब आते जाते रहेगा। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई। अब यही बात जब उसको बोला गया होगा उनके माँ बाप के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, तो वो लड़का जो है माना नहीं। बात विवाद हो गई और इसी बीच में आप देखेंगे ना, उसकी हत्या कर दी गई थी। सास ससुर ने ख़त्म कर दिए उसको। अब क्या हुआ, जेल में इनको डाल दिया गया। उनके सास ससुर जेल में, उनके बेटे जेल में।
अब बताते हैं, मुझे घर वाले बता रहे थे कि उनको बहुत मारे थे जेल में। तो जो कस्टोडियल टॉर्चर किया गया था उसी के ऊपर ये आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है, ये जो टॉर्चर है इसके अंतर्गत कभी कभी लोगों की डेथ तक हो जाती, और मैं सही में देखा हूँ कि वो जो मौसिया थे हमारे, उनकी डेथ हो गई थी। मौसी अभी जिंदा है लेकिन मौसिया ख़त्म हो गए हैं। अब ये जो डेथ है पुलिस कस्टडी में भी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी में भी हो सकती है, या फिर आर्मी और पार्लियामेंट्री फोर्स की कस्टडी में भी लोगों की डेथ हो सकती है। लेकिन यदि आपको इस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है तो संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये हमें गारंटी देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मुझे जीने का अधिकार है, मुझे पर्सनल लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। इसमें इंक्लूड किया जाता है राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। इसमें टॉर्चर का भी उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आप किसी के साथ में इस प्रकार से एकदम गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 की बात करें, अनुच्छेद 20(1) की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन को आप कन्विक्टेड नहीं ठहरा सकते हैं ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट दोज विच आर contravention of the law in power at the commission of act। तो बोला जा रहा है कि भाई सजा देने का काम किसका है, कोर्ट का है। तो आप कौन होते हैं सजा देने वाले, तो फिर कैसे उसको मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो आर्टिकल 20(3) है, इसके अंतर्गत प्रोहिबिट किया गया है, मनाही है, A person to be compelled to be a witness against himself। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू अपने ही खिलाफ में गवाही दे, और यही काम करवाती है पुलिस। ठीक है, बोलेगी तूने ही मारा है, हाँ बोल, तूने ही ये किया है, तूने ही हत्या करी है। और आर्टिकल 20 इस चीज़ से मना करता है, और यही चीज़ होती है, और इसी के चक्कर में लोगों को फिर पुलिस मार के मौत के घाट उतार देती है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ 1948 है। इसमें कुछ प्रोविज़न किए गए हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को टॉर्चर एंड अदर इन्फोर्स डिसअपियरेंस के साथ में। यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945 आया था। ठीक है, ये भी बोलता है कि भाई ये जो प्रिजनर्स लोग हैं इनके साथ आप डिग्निटी के साथ में पेश आएंगे। फिर नेल्सन मंडेला रूल 2015 आया था, इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जनरल असेंबली के द्वारा। इसमें भी यही बोला जाता है कि आप प्रिजनर के साथ में ट्रीट करिए इनहेरेंट डिग्निटी के साथ में, मान सम्मान के साथ में, एंड टॉर्चर को मना किया गया है, और भी जो अदर दुर्व्यवहार किया जाता है उसके लिए भी इसमें मना ही किया गया है। अब वहीं यदि हम बात करें कि हम इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करने वाली है कि क्या तमिलनाडु का जो एक व्यक्ति जिसकी डेथ हुई थी 2015 में कस्टोडियल टॉर्चर के चलते चलते हुई थी,